नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आज हमारे साथ हैं वंदना भारती जी। और वादे के मुताबिक हम उनको इस हफ्ते फिर से लेकर आए हैं। आप में से इस हफ्ते कमेंट भी कर रहे थे कि वंदना जी कब आएंगे। सो वंदना जी नमस्ते, स्वागत है। आपके फैन जो है हमारे पीछा नहीं छोड़ते कमेंट कर करके। नमस्ते वीरेंद्र जी, आपको भी और सारे मतलब दर्शकों को भी। और विश्वास है उनका, ये बहुत बड़ी बात है, हम मेहनत ही इसलिए करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अभी की सिचुएशन को कैसे एसेस करती हैं? ये जो पिछले अगर एक वीक माने तो करीब करीब 2,500 की तेजी आ गई और 1 लाख के पार भी भाव पहुंच गया एमसीएक्स पर। सबसे बड़ा अगर ट्रिगर देखें कि अभी के समय में क्या रहा, वीरेंद्र जी, सोने और चांदी दोनों में, तो ये टैरिफ की ही यहाँ पे समस्या रही है, जिसने सोने को, सोना तो सेकुलर बुल रन था, अगर हम देखें तो 24 से तो और भी ज्यादा बढ़ रहा है। इनफैक्ट हम लोगों ने 11-12 से लगातार बढ़ता हुआ देखा है सोना को। लेकिन यहाँ पे जो तेजी मिली, जो $500 की तेजी मिली, उस तेजी में बहुत बड़ा भागीदार था ये टैरिफ का टेंशन। और उसकी वजह से हम लोगों ने शॉर्ट स्क्वीज होता हुआ देखा, सप्लाई टाइटनेस आता हुआ देखा। सेंट्रल बैंक से लेके जो एक्सचेंजेस थे, सबके बीच में होड़ लगी हुई थी, और रिटेलर्स भी उसमें शामिल थे कि उन्होंने भी यहाँ पे ईटीएफ बाइंग करी थी। तो बाइंग में तो मुझे लगता है सिर्फ फिजिकल बाइंग में हम थोड़े पीछे रह गए ज्वेलरी में, बाकी तो सारी रिकॉर्ड बाइंग हुई है। वो एक बहुत बड़ा रीजन था, और वही रीजन में हम थोड़ा सा कूल डाउन आता हुआ देख रहे हैं। फाइनली एक पूरा फर्स्ट हाफ बिताने के बाद अब ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि हम एक डील की तरफ आएंगे। उन्होंने लोअर स्लैब रखा यहाँ पे 15% का, अभी तक के लिए तो यही है। और अभी तक किसी भी कंट्री के साथ या यूनियन के साथ उनका ट्रेड डील नहीं हो पाया था, चाहे चाइना हो या फिर ईयू हो या फिर जापान हो, इंडिया हो। अब धीरे धीरे यहाँ पे धीरे धीरे जो कह रहे हैं ना कि टेंशन के बादल छट रहे हैं। और जापान से हुआ, जापान के बाद अब यहाँ पे चर्चा हो रही है कि ईयू से भी ये काफी क्लोज है। इंडिया और चाइना में अभी भी यहाँ पे पेश है। तो मेरे ख्याल से ये जो टेंशन खत्म हो रहा है अपार्ट फ्रॉम वॉर, इसने यहाँ पे कूल डाउन करा है गोल्ड प्राइसेस को। लेकिन बाकी जो ट्रिगर्स है वो अपनी जगह अडिग है। तो मुझे लग रहा है फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे एक करेक्शन आना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म्स के लिए यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं उनको यहाँ पे करेक्शन का मौका मिलेगा। जो बेयरिश स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं वो 100 दिन 2 दिन बना सकते हैं। लेकिन संभलना होगा वीरेंद्र जी, इसलिए क्योंकि ये कमोडिटी ऐसी है कि इसने बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं देखा है। कोई भी नेगेटिव न्यूज आएगी और वहां से एक सेफ हेवन बाइंग आएगी। तो मेरे ख्याल से अगर आप सेलिंग कर रहे हैं इंट्राडे में करिए, कैरी फॉरवर्ड ना करें। और अगर आपको बाइंग करनी है तो प्लीज करेक्शन आने दीजिए, आपको बाइंग के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। लेवल से पहले मैं तो एक आम आदमी हूँ, मुझे कोई ट्रेडिंग वेडिंग ये सब समझ में नहीं आता है। कहाँ बाय करें कहाँ सेल करें ये सब कुछ भी मुझे नहीं आता है। मैं मेरे को समझाओ आप कि अभी मैं क्या करूँ सोने और चांदी दोनों में। मैं तो कंफ्यूज हूँ। लंबे समय से वेट कर रहा हूँ कि मेरा भाव आएगा, वो भाव तो आया नहीं और ऊपर जाते जा रहा है। तो अभी क्या करूँ? मैं आम आदमी हूँ। ट्रेडिंग और लेवल्स की बात आगे करेंगे हम। वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि अभी आम आदमी जो है, क्योंकि अब जब आम आदमी की बात आती है तो वो त्योहार के सीजन में काफी ज्यादा उम्मीद लगा के बैठते हैं कि त्योहार आ रहा है, राखी है, इसके बाद लगातार त्योहार है। वो यहाँ पे गिफ्ट पर्पज से भी खरीदना चाहते हैं। तो उनसे मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा यहाँ पे कैरेट्स में, कम कैरेट्स में भी यहाँ पे ज्वेलरी का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हुआ है। मैंने 9 कैरेट भी यहाँ पे आता हुआ सुना है, जिसमें कि 35% गोल्ड होता है, बाकी यहाँ पे कॉपर होता है। तो मेरे ख्याल से आप अपना जो आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहूंगी कि इस बारी मैं दर्शकों को ये नहीं कहना चाहूंगी कि स्पेकुलेटिव की यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉल आएगा, ये लेवल्स आपके लेने वाला नहीं है, आप प्लीज यहाँ पे रुकिए। मैं कहूंगी कि कभी भी दर्शकों को, यानी कि जो इन्वेस्टर है, अगर उन्हें खरीदना है, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो, मेरे ख्याल से एक उनको पहले तो रेंज ध्यान में रखना होगा कि ये रेंज आएगा तो इसमें मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि एक बार 98,000 97,000 का लेवल आता है तो वहां पे उनको खरीदारी करनी चाहिए। छोटी छोटी आप खरीदारी करिए। और अगर किसी को फिजिकल गोल्ड लेना है, क्योंकि मैं त्योहार का समय है तो मैंने यहाँ पे ज्वेलरी की बात कर दी, और ज्वेलरी में
में आपको 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट तक यहाँ पे आगे आप अपनी सहूलियत के अनुसार लीजिए। थेफ्ट का डर डर होता है, क्योंकि हम लोग ऑफिस आते हैं तो हम लोग डेली यूज में पहनते हैं। वो यहाँ पे कम कैरेट वाला भी ले सकते हैं, मतलब सोना। दूसरी चीज है कि ईटीएफ बाइंग का एक अच्छा मौका है। मुझे लग रहा है कि ईटीएफ बाइंग के लिए एक लोअर लेवल, जो लोग बोल रहे थे कि हमने रैली मिस कर दी और हमें यहाँ पे मौका नहीं मिला फिर से एंट्री का, फिर से एंट्री का मौका उन्हें मिल सकता है। वो यहाँ पे ईटीएफ की बाइंग कर सकते हैं। और चांदी की बात की जाए वीरेंद्र जी, तो मुझे लग रहा है कि चांदी में अभी जो गिरावट है ये कम होनी चाहिए, और थोड़ी सी कम ही रहेगी, और अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये कमोडिटी ऐसी है जिसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए आम आदमी को भी। चाहे वो बार्स लेना चाहे, चाहे वो सिक्का लेना चाहे, चाहे वो यहाँ पे ईटीएफ लेना चाहे, वो कुछ भी हो ये ले। क्योंकि वीरेंद्र जी, हमारे संस्कृति में क्या है ना कि हम गोल्ड और सिल्वर गिफ्ट पर्पज से भी देते हैं। और हम लोग छोटे थे तो हम लोग को याद है कि हमें चांदी के सिक्के भी मिलते थे कई बार। तो आप वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। और जब वो लेंगे तो आप जिस डियर वंस को आप दे रहे हैं, उनको 5 साल बाद उसकी वैल्यू पता चलेगी, उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे पास इतने चांदी के सिक्के हैं। तो पॉकेट मनी से आप ईटीएफ भी खरीद सकते हैं और आप चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं। लेकिन दोनों काउंटर स्ट्रांग है निवेश के हिसाब से। बर्तन भी खरीद सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं चांदी के बर्तनों में। बहुत फिर से ये चीजें फैशन में आ रही है, वो कांसे के बर्तन में खाना। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग अब मीडिया से जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं, बीमारियां हो रही है, हम जागरूक हो रहे हैं। काफी मेरे जानने वाले उन्होंने कहा यहाँ पे कि हमने कांसे के बर्तन में खाना फिर से शुरू कर दिया है। और एक दो लोग हैं जो कहते हैं कि हम चांदी के बर्तन में भी यहाँ पे हम खाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो पुरानी चीजें हैं वो फिर से यहाँ पे वापस आएंगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी सोने का भाव कैसे देख रही हैं? मुझे लग रहा है कि थोड़े दिनों के लिए एक करेक्शन जो है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। मैं 98 97 से नीचे जाता हुआ फिलहाल मैं इसको नहीं देख रही हूँ। अगर जाएगा तो मैं आपके थ्रू फिर से एक बारी अपडेट करना चाहूंगी दर्शकों को, क्योंकि जब भी व्यू चेंज होता है तो आपको इमिडिएट कर देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 97,000 मुझे लग रहा है कि इससे नीचे सोना नहीं जाना चाहिए। और वहां पे आपको एक बारी खरीदारी करने का मौका है। 97 से 98 इस जोन में आप यहाँ पे खरीदारी करिए। और अपसाइड मुझे लग रहा है कि एक हर्डल है यहाँ पे वीरेंद्र जी, वो हर्डल है आपको मैं बताना चाहूंगी 1,05,000 का। 1,05,000 से ऊपर जाती है तो फिर इसमें नया जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 1,03,000 का बनेगा, और वहां पे ये कमोडिटी आ सकती है। तो एकदम छोटा सा करेक्शन है, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है। तो अपसाइड में कितना पोटेंशियल लग रहा है मैम? मुझे लग रहा है, मैंने एक बारी ऑप्शन का डेटा यहाँ पे मैं स्टडी कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि लोग 3,500 पे है ना, कि 3,500 एक बैरियर है और उसके नीचे आपको 3,250 है। तो $250 का जोन तो यहाँ पे बन रहा है। लेकिन अपसाइड में आपको ईयर एंड तक हो सकता है कि एक बार हम 3,600 3,625 भी आता हुआ देखें। तो एक तैयारी उसकी करनी चाहिए। जब मान लीजिए कि हमने 4 लॉट लिए यहाँ पे, अगर हमने पोजिशनली मान लीजिए कि हमने मतलब जितना भी निवेश किया, 24%, 25% आप यहाँ पे रहने दीजिए उस लेवल के लिए। तो मुझे लग रहा है कि बाहर के बाजार में ऑप्शन डेटा के जरिए मैंने देखा, तो मुझे लगा कि 3,600 भी आ सकता है यहाँ पे सोना। अपने बाजार में हम ये बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि ईयर एंड तक अगर हम यहाँ पे लेना, अगर हम होल्ड करते हैं और अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट पे रिएक्शन आता है सोने का, तो मेरे ख्याल से वो 1,08,000 10,000 तक इनफैक्ट जा सकता है। बट वो फिर से बहुत हायर टारगेट है। और चांदी में मैम? चांदी में मुझे लग रहा है कि क्योंकि क्या है ना कि अब मैं सोने का देख रही थी वीरेंद्र जी, बड़ा डेटा यहाँ पे वो है। सोना तो गहनों के लिए जाना जाता था, लेकिन मैंने देखा कि 39% वो मूव करती है इन्वेस्टमेंट डिमांड से, और 32% मूव करती है ज्वेलरी के डिमांड से। तो मैंने चांदी में भी यही चीज देखी, इंडस्ट्रियल डिमांड था। अब यहाँ पे चांदी का नया रोल आ गया है स्ट्रैटेजिक एसेट के उसमें। अब रशिया यहाँ पे सेंट्रल बैंक यहाँ पे चांदी खरीद रहे हैं। और मैंने ये देखा कि चाइना में अगर आप देखेंगे तो 87,000 से ज्यादा शॉप्स हैं चाइना में चांदी के। और 24 है वहां पे 1,000 1,200 शॉप्स और खुले जिसमें सिर्फ चांदी बिकती है। और अगर हम 25 का डेटा लें तो वहां पे 900 और शॉप्स खुले जिसमें कि सिर्फ चांदी बिक रही है। तो इतनी तेजी से ये विस्तार हो रहा है, और एग्रेसिवली दे आर बाइंग सिल्वर। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में ये जो एग्रेशन है कंटिन्यू रखेगा, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी और इंडस्ट्रियल डिमांड भी। और यहाँ पे जो स्ट्रैटेजिक रोल ये निभा रहा है, ये नई मतलब रोल में आया है, ये इसको ऊपर के साइड रखेगा। तो $45 मुझे लग रहा है कि हम 2025 के लिए मान के चले, $45। एक्सट्रीम केस में यहाँ पे मैं $50 मानती हूँ।
और $45 के अनुसार अगर हम यहाँ पे हम देखें भारतीय बाजार में, तो भारतीय बाजार में मुझे लग रहा है कि 1,25,000 के करीब चांदी जो है इस बार आ सकती है, 1.25 लाख की चांदी हो सकती है। 1.25 लाख की चांदी और सोना भी जो है तेज रह सकता है। और जिनको खरीदारी करनी है उनके दिमाग में तो फुलफुलाने लगता है कि क्या करें क्या करें कैसे करें। पर मैम अगर हम देखें अभी थोड़ा सा पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिकल के भी इवेंट्स की भी हम लोग बात करें, फेड को लेकर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि एक के बाद एक इवेंट्स हो रहे हैं। आज फेडरल रिजर्व के ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप भी जाने वाले हैं। हमें नहीं पता, हम खाली स्पेकुलेट कर सकते कि वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, बोलेंगे भी कि नहीं वो हमें नहीं पता। पर इस तरह के जेस्चर्स, एक राष्ट्रपति जा रहे हैं फेडरल रिजर्व के ऑफिस में जिनको वो लगातार हमले कर रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं उनके ऊपर, जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन उनके ऊपर ये भी आरोप है कि उन्होंने जो रिनोवेशन कराया फेडरल रिजर्व के ऑफिस का उसमें 600-700 बिलियन का कॉस्ट एस्केलेट कर गया, वो एक अलग चल रहा है चीज। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ये पॉइंट कितना महत्वपूर्ण है हमारे जो सोने चांदी को ट्रैक करते हैं उस लिहाज से? इतनी चर्चा अमेरिकन हिस्ट्री में मुझे नहीं लगता है वीरेंद्र जी कभी हुई थी फेडरल रिजर्व की। मतलब रेनोवेशन से लेके हम सक्सेसर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पे सक्सेसर की भी बात हो रही है कि कोई फीमेल को वो प्रेफर करना चाह रहे हैं, और काफी नाम उनके दिमाग में हैं जो एग्जिस्टिंग कमिटी में भी हैं और मतलब फेड में भी हैं और बाहर की भी हैं। तो मेरे ख्याल से मिशेल वीरेंद्र बोवेन, जी, मिशेल बोवेन नाम। जी जी जी। तो एक चीज यहाँ पे है वीरेंद्र जी, क्योंकि बाजार जो है वो अंदाजा जरूर लगाता है, क्योंकि पैसा हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। और जब हम अंदाजा लगाते हैं तो स्पेकुलेशन नहीं होता है, हम इंफॉर्मेशन के आधार पे यहाँ पे अंदाजा लगाते हैं। ये जरूर लगाना चाहिए। पहला तो मुझे लग रहा है कि वो बार बार ये बोल चुके हैं उनके इस्तीफे के लिए, और वो खुद ही बोलते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। अगर आप ठीक है तो फिर आप पब्लिकली यहाँ पे बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है वीरेंद्र जी की एक चीज और है कि उनका एक तो स्टैंड पॉवेल जी का भी बहुत यहाँ पे स्ट्रांग है। अभी तक 4.5% इतना हायर साइड ऐसे माहौल में कभी भी यूएस का इंटरेस्ट रेट नहीं रहा है। अगर आपको याद हो तो ये ऑक्सीलेट क्या करता है, कितने में, 2% से 2.5% के बीच में ज्यादातर यूएस में इंटरेस्ट रेट रहा है। 4.5% बहुत ज्यादा है। इन्फ्लेशन इतना भी हायर साइड नहीं है जितना कि एक्सपेक्टेड था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक दबाव भी रहेगा वहां पे, और वो दबाव इस बार फेस टू फेस, मतलब ट्विटर के जरिए, एक्स के जरिए नहीं, वो फेस टू फेस यहाँ पे एक मीटिंग करेंगे, वो दबाव रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे सक्सेसर की हो सकती है। तो मेरे ख्याल से एक दबाव वाला एक टेंस्ड माहौल है, और ये जो मीटिंग हो रही है ये बहुत एमिकेबल मतलब सिचुएशन में नहीं है, ये एक टेंस्ड माहौल में रहेगा। और इसका इम्पैक्ट मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी कल बाजार पे जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मैम ये सही बोला आपने। और दूसरा, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की जो ट्रेड डील हो रही है, क्योंकि जापान की जो डील हुई उससे जो ऑटो मार्केट था उसको बहुत बड़ी राहत मिली, मतलब बहुत ही ज्यादा राहत मिली। और कहीं ना कहीं एक ऑटो मार्केट को लीज लाइन मिल गई कि चलो जापान से डील हो गई तो। और कल सारे ऑटो स्टॉक्स भी अप थे, इवन जापान के भी, जापान का मार्केट भी अप था। अब यूरोपियन यूनियन बड़ा है, वहां पर भी बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जर्मनी है और भी कंट्रीज हैं, दूसरे तरह तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है। वो डील कितनी महत्वपूर्ण होती है अगर होती है, और नहीं होती है तो? मुझे लग रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट है वीरेंद्र जी। सिंपल सी बात है, सिर्फ एक एनर्जी सेक्टर में उठा के देखूं अगर यूरोप का, एक तो क्या हुआ कि यूक्रेन वॉर के बाद हमारा जो मतलब कि बड़े डाइवर्जन्स आए थे सप्लाई साइड में। रशिया से एनजी आना बंद हुआ यूरोपियन यूनियन में, और वो आना शुरू हुआ, सप्लाई शुरू हुआ यूएस से। और जब मैं देख रही थी जो टॉप 15, मतलब कि टॉप 50 कंट्रीज का एक्चुअली कंजम्पशन था, उसमें सबसे ज्यादा आपको यूरोपियन यूनियन का है। तो ये डील अगर यहाँ पे थोड़ी भी मतलब कि ठीक ढंग से नहीं होती है तो बहुत ज्यादा चीजों पे इम्पैक्ट आएगा। मुझे लग रहा है कि डील यहाँ पे पॉजिटिवली निकल के आनी चाहिए, लेकिन इतना भी मतलब पेच फंसा हुआ है यहाँ पे, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है। ये डील निकल के आती है तभी यहाँ पे आप देखेंगे कि सेफ हेवन बैंक थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर से जाएगा। और एक इंडिकेशंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लगातार इतने मतलब जो कुछ खराब डेटा के बावजूद वहां पे यूएस का इक्विटी मार्केट बड़े हायर साइड ट्रेड हो रहा है, नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बाजार एक इंडिकेशंस दे रहा है कि इस बार हो सकता है कि डील हो जाएगा। डील हो जाता है तो करेक्शन आपको आएगा बुलियन काउंटर में, और इक्विटी में फिर से एक अपसाइड रहेगा। एक जगह और करेक्शन आएगा, वो मुझे क्रिप्टोज में लग रहा है। डील नहीं होती है तो क्रिप्टोज और गोल्ड की बाइंग फिर से रिटर्न आएगी, और एक पॉज देखने को मिल सकता है आपको ईयू और यूएस के स्टॉक मार्केट में।
ये तो हुई गोल्ड सिल्वर की बात। आपकी गोल्ड सिल्वर के अलावा फेवरेट कमोडिटी कौन सी है? मैं ना वीरेन जी, बहुत लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि 20 साल हो गए ना, तो लोग बोलते हैं, एक बोले कि मैंने ना चांदी में लॉस किया है, मुझे मतलब कि इसको कवर करना है। मैंने बोला ठीक है, मैंने उन्हें बोला सर गोल्ड में बाय आ रही है, मैंने चांदी का है तो चांदी से ही मैं मतलब इसको मतलब वो करूंगा, मतलब कवर करूंगा। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला कि सर चांदी में मैंने अब सेलिंग लग रहा है, तो आप इसमें सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं, पहले हम दे सकते थे ना क्लाइंट्स को। तो बोलते थे नहीं, बाइंग में लॉस किया है तो बाइंग से ही मुझे लॉस कवर करना है। तो मैं बस कहीं भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूँ वीरेन जी। मुझे लगता है कि जहां जो कमोडिटी यहाँ पे आपको मौका दे रही है, जो कमोडिटी आपको ट्रेंड लग रहा है और जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करा सकते हैं, उस कमोडिटी में एंटर करना चाहिए। मैं देखती क्या हूँ, तो भारतीय बाजार में आपको देखना पड़ता है, एक तो वॉल्यूम देखना पड़ता है, ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ता है, बिड और आस्क का यहाँ पे आपको सप्लाई गैप आपको देखना पड़ता है। नहीं तो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स अगर दोनों यहाँ पे मुझे कॉम्बो सही लगता है, तो मैं किसी भी कमोडिटी को प्रेफर करती हूँ। लेकिन बेस मेटल में मुझे लगता है कि कॉपर जिंक अभी एक अच्छी कमोडिटी है, एल्यूमिनियम क्रूड पे काफी बढ़िया ट्रेड करता है। और जब ऑप्शंस में अगर बात होती है स्ट्रैटेजीज की, तो मुझे लगता है कि क्रूड और नेचुरल गैस सबसे स्ट्रांग है एमसीएक्स पे। और नेचुरल गैस क्योंकि अभी एक जोन में फंसा हुआ है, जब हाई वोलेटिलिटी होती है तो नेचुरल गैस मेरी फेवरेट कमोडिटी होती है। और एग्री कमोडिटीज की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस अभी काफी ज्यादा कवर अप करके रख रहा है, कैस्टर और स्पाइसेस। और हमारा मार्केट में डल है थोड़ा सा, तो मेंथा और ग्वार वाला काउंटर डल है। और लेड में थोड़ा सा कम प्रेफर कर रही हूँ कि लेड में एक चीज है कि जब से लिथियम और सोडियम आयन बैटरी आया, लेड को इसने एकदम रेंज में किया। तो जो कमोडिटी आपको ट्रेंड में लगे, एग्री है, मेटल्स है, एनर्जी है, जो मुनाफा दे, वही साथी होना चाहिए आपको पोर्टफोलियो का। आप यहाँ पे बायस मत होइएगा कि इस कमोडिटी से ही हमें लेना है। मैं तो सोच रहा था आप एक कमोडिटी बताएंगी तो हमारे दर्शक पेन लेके बैठे होंगे कि ये वाली कमोडिटी का नाम लिख लेंगे। पर आपने तो जो पूरा पोर्टफोलियो ही बना दिया मेटल, मुझे लग प्रीशियस रहा है मेटल मैंने से कि अगर के। इसकी बात हो ना, एक कमोडिटी कौन सी यहाँ पे मूव करनी चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट करिए। मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में बहुत ज्यादा डाउन साइड आ गया, वहां पे एक अपसाइड देखने को मिलेगा। और उसमें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नेचुरल गैस में क्या है ना कि वहां से डाउन साइड रिस्क कम है और अपसाइड पोटेंशियल काफी ज्यादा रहेगा। और हम आ रहे हैं यहाँ पे पीक समर डिमांड में, तो वो कमोडिटी यहाँ पे दर्शक जरूर ध्यान दें। और दो चीजें हैं, एक तो इन्वेंट्री है, दूसरा मौसम, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कमोडिटी। उन दोनों को स्टडी करिए और उस पर आप अपना निवेश करिए। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? मेरा अपना कोई निवेश नहीं होता कमोडिटी में, लेकिन कंपनी में स्ट्रैटेजीज में, मेरी स्ट्रैटेजीज पे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। और दोस्तों, ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया